Hello everyone, I am Ritesh. I am founder and managing director of Into Wellness Private Limited. Today we have with us IFBB Pro Mr. Sunit Zadav. He is Mr. Asia. He has won 3 times Mr. India and 6 times Mr. Maharashtra and overall championship. He is champion bodybuilder today with us. Hello, sir. Let us have an interaction with him. A big welcome to our office. Thank you, sir. Thank you आज so आप आए ऑफिस में. It's a good thing for us. और आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर इनटू वेलनेस में आए हो, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड. और काफ़ी अभी अच्छे चीज़ें कर सकते हैं हम लोग ब्रांड के साथ. तो हमारी जो ऑडियंस है, हमारे कस्टमर्स है, फॉलोअर्स है, तो वो जानना चाहते हैं कि एक आपका जर्नी बॉडी बिल्डिंग में आपका कैसे रहा है स्टार्टिंग से. सो आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हो उनको तो. ज़रूर. मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तब मेरा एज था, मैं 16 इयर्स का था. और 10th की एग्ज़ाम हुए थे और वैकेशन चल रहा था. तो मेरे डैड ने बोला था कि जाके एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ. तो मुझे जिम में ये सब पसंद नहीं था. तो और जिम में क्या करते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, वो भी पता नहीं था. तो शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया फर्स्ट डे, तो मैंने काफ़ी लोग देखे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं इस तरह से. तो वहाँ पे कोच थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप फर्स्ट डे हो तो आप बिगनर हो तो बेसिक एक्सरसाइज करो. जैसे वार्म अप होता है, उसके बाद 5-6 रेपिटेशन के पुशअप्स होते हैं. उसके बाद ट्राइसेप डिप्स, पुलअप्स. वो टाइम पे थोड़ा स्ट्रेंथ कम था, तो पुलअप्स ये सब हेवी एक्सरसाइज नहीं हो पाती थी. तो ऐसे से ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं सीखते गया. तो शुरू में जब एक्सरसाइज होती थी तो बहुत पेन होता था, तो मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करता था. और काफ़ी बार मैंने जिम जाना अवॉइड किया, क्योंकि बॉडी पेन होता है, तो उससे बहुत तकलीफ होती है. तो ये शुरू में ऐसा रहा. तो धीरे धीरे बॉडी में जब चेंजेस होने लगे तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, अगर जिम जाते हैं तो मसल मास गेन होता है और पर्सनैलिटी अच्छी दिखने लगती है. तो हर किसी को अच्छा पर्सनैलिटी होना बहुत अच्छा लगता है. तो वो टाइम था, तो मैंने वैकेशन में काफ़ी अच्छा वेट गेन किया था 2-3 महीने में. फिर जब कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर कॉलेज गया, तो कॉलेज में देखा मैंने कि काफ़ी जो स्टूडेंट है, जो उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते थे. क्योंकि वो सीनियर से इसलिए उनके पास काफ़ी टाइम मिला होगा बॉडी बिल्डिंग के लिए. और मेरा फर्स्ट ईयर था 11th का. तो मैंने भी सोचा कि हाँ, इनकी तरह दिखना चाहिए कॉलेज में अगर जाना है तो वो थोड़ा सा चस्का लग गया. अच्छा. यस. सो दैट्स वेयर यू स्टार्टेड. यस. उसके बाद यस. तो आई थिंक वो कौन सा साल था? 2008? आई थिंक 2006-7 होगा. 2006-7. काफ़ी लंबी जर्नी थी. अभी ये 2022 चल रहा है. करेक्ट. तो आपको कैसे क्या लगता है कि 2006, 2007 और टुडे 2022, तो क्या बॉडी बिल्डिंग में चेंजेस आए हैं? व्हाट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड? क्या लगता है मतलब? जब मैंने स्टार्ट किया था तब एज अ बॉडी बिल्डिंग मुझे करना है, ऐसा कोई एम नहीं था, टारगेट नहीं था. बस एक पर्सनैलिटी बनानी है, उसके लिए मैंने एडमिशन लिया और एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. फिर धीरे धीरे देखा कि बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट भी होती है, जिसमें छोटी ट्रंक पहनते हैं बॉडी बिल्डर्स और अपने मसल्स दिखाते हैं. उसमें 7 पोजेस होते हैं. तो मैंने सोचा कि अगर मेरे में भी इतनी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है तो मैं भी स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकता हूँ. तो फर्स्ट टाइम एक कंपटीशन हुआ था उसी साल अक्टूबर में. तो हमारी कॉलोनी में हुआ था वो. तो उसमें मेरा 9th प्लेस आया था. तो इतनी खुशी हुई थी कि प्लेस लगने के बाद इतनी खुशी होती है. तो वो टाइम पे थोड़ा सा लालची जैसा हो गया, क्योंकि अगर आज 9th प्लेस मिली है तो मुझे 5th प्लेस भी मिल सकती है, 3rd प्लेस भी मिल सकती है. तो उसके लिए कड़ी मेहनत की मैंने पूरे साल भर. और नेक्स्ट ईयर एक कंपटीशन हुआ था सेम, जो अक्टूबर में होता है. तो एक साल बाद मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था. अच्छा. तो ये काफ़ी हार्डकोर ट्रेनिंग की थी. तो धीरे धीरे पता चला कि बॉडी बिल्डिंग क्या है, और मेरा कदम बॉडी बिल्डिंग में आ गया. गुड. और वो जो समय था वो बहुत अलग था. वो टाइम पे प्रोटीन्स का नॉलेज नहीं था, और एज अ बिगिनर मुझे डाइट का भी नॉलेज इतना नहीं था. जो घर पे मिलता था वही खाओ. लेकिन एज कम होने की वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा था, और कॉलेज लाइफ बाकी सब चीज़ें करने की वजह से बॉडी में फैट परसेंट कभी इंक्रीज नहीं होता था. तो मस्कुलर लीन बॉडी मेरी बनती थी. तो वो जो स्टार्ट था उसमें इतना नॉलेज नहीं था. फिर धीरे धीरे हमारे जो कोच है नयन पराड़कर, वो टाइम पे वो मुझे सिखाते थे. तो उन्होंने मुझे बेसिक डाइट बताया कि प्रोटीन डाइट बहुत ही रिक्वायर होती है बॉडी के लिए, मसल के डेवलपमेंट के लिए. तो उन्होंने बेसिक डाइट मुझे लिख के दिया था. उसमें अंडे थे, 10 अंडे खाने होंगे पूरे दिन भर में. तो हर मील में 2-2 अंडे, तो दिन भर में 5 मील होने चाहिए. तो
ये बेसिक डाइट थी शुरू में। तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और घर पे मेरे 3 भाई और मम्मी डैडी, तो इतना खर्चा होता था तो हम लोग अफोर्ड नहीं करते थे कि 10 अंडे अकेले में कैसे खाऊं। तो धीरे धीरे मैंने पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा एडजस्ट करके खुद के बॉडी पे खर्च किए और ये बॉडी बिल्डिंग वो टाइम पे स्टार्ट हुआ था और ये कंसिस्टेंसी थी, इसके वजह से मैं आज ये लेवल पे पहुंचा। बट वो दौर थोड़ा सा अलग था और अभी का अलग है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में अभी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। अभी का बॉडी बिल्डिंग बहुत पॉपुलर हो चुका है। करेक्ट। तो अभी तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है लोगों को देखने के लिए। यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें लोग देख सकते हैं, सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के सारे रूटीन्स, डाइट प्लान्स अवेलेबल है। तो तब तो आई थिंक इतना नहीं था, तो आप कैसे क्या करते थे? वो टाइम पे इंटरनेट का ज़माना नहीं था इतना, क्योंकि जिसके पास पैसे है, जिसके पास मोबाइल है, कंप्यूटर, वो इंटरनेट यूज़ करके यूट्यूब पे देखते थे। अभी ऐसा है कि सबके पास स्मार्टफोन है। तो ये पिछले 5-8 साल में काफ़ी बदलाव हो गया बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल होता है। तो मैंने भी वो टाइम पे सोशल मीडिया देखा, यूट्यूब देखा, तो बॉडी बिल्डिंग किस तरह से हेवी ट्रेनिंग करते हैं, हेवी डाइट करते हैं, तो उनका वर्कआउट स्टाइल, वर्कआउट रूटीन, वो सब मैंने देख के फॉलो किया। फिर 2013 में मैंने K11 सर्टिफिकेशन किया था फिटनेस का। तो उसके वजह से मेरे नॉलेज के वजह से, वो नॉलेज मैंने गेन किया सर्टिफिकेशन के बाद। तो उसके वजह से काफ़ी बदलाव हो गया मेरे ट्रेनिंग स्टाइल, मेरे डाइट, न्यूट्रिशन और रूटीन में। तो धीरे धीरे ये सब इजी होने लगा बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए। गुड। सो आई थिंक आपने खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है एक बॉडी बिल्डर को, और एजुकेशन कैसे सपोर्ट कर सकता है? अभी क्या होता है, अभी काफ़ी जो बॉडी बिल्डर्स है वो एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी फील्ड में हो, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी फिटनेस अगर फील्ड में है तो बेसिक थिंग होती है जो एजुकेशन, जो आपका कॉलेज स्टडी जैसे ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। लेकिन आप एजुकेटेड हो तो हर चीज़ आपके लिए आगे आसान हो जाती है। अभी मेरा ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सर्टिफिकेशन किया था K11 का, उसके बाद मुझे ईजी हो गया सब बॉडी बिल्डिंग में नॉलेज गेन करना। और काफ़ी जो एथलीट्स होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, वो टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो लेज़ी हो जाते हैं। वर्कआउट करो, डाइट करो, रेस्ट करो, तो उसकी वजह से उनका स्टडी पे थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। तो नॉलेज की कमी से उनको फिटनेस का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे किसी कोच को हायर करना होता है, तो कोई प्रिपरेशन करनी है तो कोच से बात करो, क्या लेना है, क्या नहीं करना है, डाइट कैसे किस तरह से करना है। तो हर चीज़ वो डिपेंडिंग हो जाती है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप खुद अकेले काफ़ी आगे तक सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने आई थिंक कहीं सुना था कि आपने वो जब आप ट्रैवल करते थे, आई थिंक ट्रेन पे ट्रैवल करते थे, तो यू यूज्ड टू स्टडी फॉर 1 आवर। सही कहा आपने। और एक्चुअली मैं पहले वडाला में रहता था, मेरा कॉलेज भी वहीं पर था, माटुंगा में, खालसा कॉलेज। तो मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट में बॉम्बे पोर्ट्स में काम करते थे, और जब रिटायरमेंट की बात आई तो उन्होंने शिफ्ट होके न्यू बॉम्बे में पनवेल में घर लिया था। तो हम लोग सब वहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। और मेरा बचपन तो मुंबई में गया था, वडाला में। तो मैं जब बॉडी बिल्डिंग में आया तो मैंने एक जिम ज्वाइन की थी एज अ ट्रेनर। तो वहाँ पे मेरे क्लाइंट्स थे काफ़ी। तो दादर वडाला एरिया ये मेरे लिए पहले से वो मेरा जॉब वहीं पे था। तो मैं पनवेल से ट्रैवल करता था। तो सुबह 6 बजे मैं घर से निकलता था, मील की बैग लेके बड़ी, और रात को 12 बजे रोज़ घर पे पहुँचना, यही मेरा रूटीन होता था। पूरा दिन मेरा मुंबई में। तो ये जो टाइम होता है जो वडाला से ट्रेन पकड़ के पनवेल जाने का, ये काफ़ी बड़ा होता था, 1-1.25 घंटे का। तो उसमें मैं बहुत बोर होता था। तो मेरे पास स्मार्टफोन था ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ स्टडी किया जाए। तो वो टाइम पे मैं गूगल पे ये सब पढ़ता था कि नॉलेज, डाइट का नॉलेज, डाइट किस तरह से होती है, न्यूट्रिशन, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशन और वर्कआउट शेड्यूल, वर्कआउट वीडियोस, ये सब देखता था। तो वो रिपीट स्टडी करके मेरे माइंड में प्रॉपरली एकदम फिट हो गया। तो इसकी वजह से मेरा नॉलेज ज़्यादा गेन हो गया और स्ट्रांग बन गया। तो उस टाइम से मुझे किसी ज़रूरत नहीं पड़ी फिर प्रिपरेशन में। करेक्ट। तो आप ही नॉलेजेबल हो गए वो सब रिसर्च की वजह से। वेरी गुड। तो आई थिंक आपने मिस्टर एशिया ओवरऑल चैंपियनशिप टाइटल जीता, उसके बाद आपने अभी एमेच्योर ओलंपिया में प्रो कार्ड जीता। तो कैसे मतलब आपने प्रिपेयर किया और क्या आपका गोल था? मेरा प्रॉपर प्रिपरेशन जो है आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुआ। जब मेरी शादी हुई 2013 में। अच्छा। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अगर आप
किसी चीज़ में प्रॉपर फोकस करोगे तो आगे तक जा सकते हो। तो मुझे बॉडी बिल्डिंग ही पसंद था, तो उन्होंने कहा था वो टाइम पे कि आप बॉडी बिल्डिंग ही करो, कोई भी ज़रूरत होगी, डाइट बनाना है, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं करूँगी, लेकिन आप बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा आप नाम बना सकते हो तो नाम करो। तो टाइम जो वही मेरा टाइम चल रहा था, वो बेस्ट टाइम, क्योंकि पहले फैमिली के साथ रहता था तो मम्मी को कैसे ऑर्डर दूँ कि मुझे डाइट चाहिए, ये चाहिए, तो हर चीज़ के पीछे मम्मी मम्मी होता था। तो ऑलरेडी वो फैमिली संभालती थी पूरा, तो उनको प्रेशराइज मुझे नहीं करना था। फिर आफ्टर मैरिज मेरी वाइफ आई तो उन्होंने मुझे ज़्यादा फोकस किया मेरे पे, तो तब मेरा बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि 2 टाइम एक्सरसाइज करो, उसके बाद टाइम पे मील चाहिए, ये सब चीज़ें इजी अवेलेबल होने लगी। तो उनका भरोसा था मुझ पे, तो मैंने वो टाइम पे एकदम प्रॉपर्ली फोकस किया और बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा कंसंट्रेट करके बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया। तो वो टाइम से मैंने काफ़ी कंपटीशन जीते थे 2014 से। फर्स्ट मेरा मुंबई श्री में जीता था, उसके बाद मैंने महाराष्ट्र से जीता। तो वो टाइम से लगातार 2019 तक मैंने महाराष्ट्र के 6 टाइटल जीते हैं। अच्छा। फिर जब टाइम आया नेशनल, तो नेशनल भी मैंने गोल्ड मेडल जीते 2016 में, 17 में और 19 में। और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जब आया था तो मैंने बैंकॉक में एक मिस्टर वर्ल्ड कंपटीशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मेरी प्लेस नहीं लगी थी क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो कंपटीशन का मैंने ध्यान से देखा, स्टडी की, एक्सपीरियंस लिया कि अलग अलग कंट्री के बॉडी बिल्डर्स आते हैं, तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी सिमेट्री, उसकी मसल क्वालिटी, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, स्टडी की, और मैंने खुद को प्रिपेयर किया 2018 के लिए। और वो टाइम पे मिस्टर एशिया 2018 में पुणे में हुआ था, बालीवाड़ी में। तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये यहीं पे हो रहा है, और जो अगर अब्रॉड में होता है तो ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है एक्स्ट्रा, तो सेव होने वाला था। तो मैंने डिसाइड किया था कि जो पुणे में मिस्टर एशिया चैम्पियनशिप होने वाला है, तो उसका मैं अच्छे से तैयारी करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी स्टडी करके रखा था कि इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब प्रिपरेशन मैंने ध्यान में रख के प्रिपरेशन की, और वो टाइम पे मैंने मिस्टर एशिया ओवरऑल टाइटल जीता था। तो अभी ये आई थिंक फेडरेशन अलग था, ये प्लेटफॉर्म अलग था एशिया का, और ये जो एमेचर ओलंपिया है IFBB का, वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो दोनों में प्रिपरेशन वाइज और इवैल्यूएशन वाइज, मतलब जो जजमेंट होता है उसके वाइज कुछ डिफरेंस है? एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट मुझे ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस था कि बॉडी सिमेट्री कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन करते हैं तो पतले दुबले कंपटीशन, मतलब बॉडी बिल्डर होते हैं, तो उनमें से इजीली प्लेस लग जाते हैं उनमें। और अगर स्टेट की बात आती है तो थोड़ा सा मसल मास ज़्यादा होना चाहिए, और नेशनल की बात आती है तो और थोड़ा मसल मास, उसमें सिमेट्री ज़्यादा होनी चाहिए, मस्कुलिटी कम रहेगी तो भी चलेगा। तो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आता है तो उसमें डेंसिटी बहुत मैटर करती है। तो उस तरह से मैंने अलग से प्रॉपर प्रिपरेशन किया था मिस्टर ओलंपिया के लिए, क्योंकि मैं मिस्टर ओलंपिया की काफ़ी वीडियोस देख चुका था कि उनमें जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं काफ़ी मसल, डेंस मसल लेके आते हैं, और उनकी सिमेट्री एकदम अलग ही होती है, ओवरऑल वेल डेवलप मसल। तो उस तरह से मैंने खुद को प्रिपेयर किया था अलग से। अच्छा। यस। और ये जो जजेस होते हैं, तो आप ऐसे क्या बोल सकते हो कि कौन से टॉप 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो आपको इवेल्युएट करते हैं? मतलब मेरे ख्याल से मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी जजेस से मेरा इंटरेक्शन हो चुका था, तो वो बोलते थे कि आप इस बार ये थोड़ा इम्प्रूव करो, तो मुझे समझ में आता था कि मेरे जीतने के लिए वो थोड़ा सा मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो कभी जज बोलते थे कि भी आप सिमेट्री पे ज़्यादा ध्यान दो। सिमेट्री मतलब ओवरऑल वेल डेवलप मसल, ये तो फर्स्ट थिंग है, क्योंकि आपकी सिमेट्री अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी किसी के आर्म्स वीक होते हैं, कभी काफ वीक होते हैं, तो चैंपियन बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वो एथलीट के लिए। तो उसके बाद दूसरी बात आती है मस्कुलरिटी। जितने बॉडी मस्कुलर, उतना अपना आपका हार्डवर्क को पता चलता है स्टेज पे, क्योंकि बॉडी में फैट परसेंट हो तो आप इतना क्वालिफाई नहीं कर पाते, कि जीत नहीं पाते। तो मस्कुलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, आप स्टेज पे जो पोजेस कर रहे हो, क्योंकि हर कोई एक्सरसाइज करता है, हर कोई हार्डवर्क कर रहा है, बट जब स्टेज की बात आती है तो 7 पोजेस आप किस तरह से इजीली जजेस को अट्रैक्ट करके प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 7 पोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मेन प्रेजेंटेशन होता है। तो ये 3 चीज़ें, फर्स्ट में सिमेट्री, दूसरी चीज़ होती है मस्कुलरिटी, और आपका प्रेजेंटेशन। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट। और एक आपका एक्सरसाइज रूटीन कैसे होता है? मतलब जब कंपटीशन हो तो उसके 3 महीना पहले आप कैसे करते हो, और मतलब बिफोर दैट कि क्या रेजिम होता है आपका ट्रेनिंग का? जैसे आपने पूछा 3 महीने पहले, ये सही बात है, बट हमें हर साल प्रिपरेशन में रहना होता है। काफ़ी एथलीट होते हैं, उनको लगता है कि कंपटीशन नज़दीक आता है तो प्रिपरेशन में फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा इंटरनेशनल एथलीट होने की वजह से
हर साल आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। और जैसे आपने कहा 3 महीने पहले आपके अलग से प्रिपरेशन, हाँ ये 3 महीने पहले थोड़ी अलग प्रिपरेशन होती है। उसमें आपका न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, वर्कआउट रूटीन और रेस्ट। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए, हर चीज़ में एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप एक भी सेशन मिस कर दो तो उसके आगे प्रॉब्लम हो सकती है। कोई मील स्किप हो गया तो उसमें भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो अभी जब जैसे अभी का अगर हम लोग बात करें तो कितना घंटे आप करते हो वर्कआउट और कौन से टाइम पे करते हो वर्कआउट? अभी जब जैसे आपने पूछा 3 महीने पहले क्या प्रिपरेशन थी, तो उसमें बहुत थोड़ा ट्रेनिंग हार्डकोर होता है, क्योंकि जब 3 महीने पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हो तो दिन में एक भी वर्कआउट हो गया सेशन तो भी इनफ हो जाता है, क्योंकि वो टाइम पे मसल मास गेन करना होता है। और जब कॉन्टेस्ट के 3 महीने हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें बॉडी कंडीशनिंग, स्किन कंडीशनिंग, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग का वर्कआउट रूटीन थोड़ा चेंज होता है। अर्ली मॉर्निंग हम एम्प्टी स्टमक कार्डियो करते हैं, उसके बाद मील, उसके 2 मील प्री वर्कआउट, वर्कआउट आफ्टरनून में जो होता है उसके पहले 2 मील, उसमें रेस्ट भी बहुत होता है। तो आफ्टरनून में 1.5-2 घंटा वर्कआउट होता है। उसके बाद थर्ड सेशन होता है शाम को, उसमें 1.5-2 घंटा वर्कआउट होता है। तो 3 बार टोटल करना पड़ता है तो वर्कआउट। उसके इन बिटवीन हम लोग मील लेते हैं। तो मील लेने के बाद रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन में के इसमें एक रिचुअल होता है कि कोई भी कंपटीशन के पहले देयर इज़ अ रिचुअल दैट द स्पोर्ट्स पर्सन फॉलोज। तो आप ऐसे कोई रिचुअल फॉलो करते हो कंपटीशन के पहले? हाँ, एक म्यूज़िक है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का, तो मेरी वाइफ को भी पता है। तो कभी मैं ऐसा नर्वस फील करता हूँ या फिर डिमोटिवेट होता हूँ तो म्यूज़िक प्ले कर दिया, और मैं पहले से वो म्यूज़िक सुनते आया हूँ। और कभी कभी जिम जाता हूँ तो जिम के अंदर पैर रखने के बाद थोड़ा सा ऐसा काफ़ी क्राउड देखने के बाद ऐसा लगता है अभी वर्कआउट कैसे करूँ, तो नर्वस फील होता हूँ। तो उस वक्त मैं खुद के वीडियोस भी देखता हूँ, तो इसके वजह से मुझे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। तो और मुझे थोड़ा सा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगता है। तो बॉडी बिल्डिंग में या कोई भी चीज़ हो तो नॉलेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। तो आप कैसे मतलब कंटिन्यूअसली आपको अपग्रेड करते हो नॉलेज टर्म्स में? जैसे फिटनेस के जो बुक्स होते हैं, कुछ नया उसमें अपडेटेड है तो मैं पढ़ते रहता हूँ, और न्यूट्रिशन के बारे में भी कुछ अपडेटेड है वो पढ़ते रहता हूँ। और सोशल मीडिया है, काफ़ी चीज़ें मैं फॉलो भी करता हूँ। तो उसकी वजह से मुझे मेरा नॉलेज अपग्रेड होते रहता है। तो ये अभी इतना लंबा जर्नी, इतने माइलस्टोन्स, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? कि क्या आपका इंस्पिरेशन है, क्या आपको मोटिवेटेड रखता है? मैंने काफ़ी कंपटीशन खेले हैं लोकल्स, मुंबई में, महाराष्ट्र में, नेशनल लेवल भी। तो जब मेरा पहला कंपटीशन था, जैसे मैंने बताया बैंकॉक में मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, तो उसमें जो हमारे एथलीट्स थे काफ़ी उन्होंने मेडल जीता था। तो उसमें से काफ़ी जो एथलीट उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। जब गोल्ड मेडल जीतते हैं तो वहाँ पे स्टेज पे हमारा नेशनल एंथम सुनाई देता है। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि ये नेशनल एंथम मेरे वजह से भी सुनने मिलना चाहिए, इस तरह से मैं अभी प्रिपरेशन करूँगा। तो उसकी बहुत बड़ी खुशी होती है, तो उसके वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट था। और जब बालेवाड़ी में कंपटीशन हुआ था मिस्टर एशिया 2018 में, तो उस वक्त भी मैंने गोल्ड मेडल जीता तो कैटेगरी में। तो उस वक्त नेशनल एंथम चल रहा था, तो बहुत खुशी हुई थी, आँख में आंसू आए थे। तो बहुत प्राउड की बात थी उस वक्त। Yeah, indeed. I think it is a moment of pride. एज अ एथलीट आपके पास इतने सारे कंपनीज आए होंगे, इतने सारे ब्रांड्स आए होंगे, तो आपने यू चूज इनटू वेलनेस। तो क्या उसके पीछे क्या रीज़न है? अभी फिटनेस एक्सपो होते हैं जैसे अब्रॉड में, वैसे हमारे इंडिया में भी होता है IHFF फिटनेस एक्सपो। तो फिटनेस एक्सपो में अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, जैसे सप्लीमेंट ब्रांड, इक्विपमेंट ब्रांड होते हैं। जैसे इनटू वेलनेस ब्रांड है, वो मेरा नॉन ब्रांड था, क्योंकि 3-4 साल से मैं एक्सपो अटेंड कर रहा हूँ एज अ ब्रांड एम्बेसडर, कोई कंपनी का हूँ। तो वहाँ पे इनटू वेलनेस मैंने काफ़ी बार देखा था। तो उनके स्टॉल पे मैंने रियल लीडर, US का जो इंटरनेशनल ब्रांड है, वो रियल लीडर मैंने देखा था, इक्विपमेंट ब्रांड। तो वो टाइम पे मैंने यूज़ भी करके देखा कि ये मशीन देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर था, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे है। तो उनका जो बायोमैकेनिक्स था तो मुझे बहुत पसंद आ गया। तो मैंने डिसाइड किया कि मशीन होनी चाहिए तो इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि मैं अलग अलग जिम में एक्सरसाइज करता हूँ। अभी इंडिया में काफ़ी लोकल मैन्युफैक्चरर है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो हमारा पूना में मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था रियल लीडर का। तो मैंने वहाँ पे विज़िट भी की फैक्ट्री में, तो मुझे पता चला कि ये मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होता है, इनके
जो ऑटोमेशन हाई लेवल पे है, तो उसके वजह से इनके मशीन जो है एकदम सुपीरियर और बायोमैकेनिक्स में परफेक्ट थे। तो मैंने डिसाइड किया कि ये मशीन्स मैं ऑल ओवर इंडिया में इनको प्रमोट करूँ, क्योंकि काफ़ी जो जिम ओनर्स है उनको पता नहीं होता है कि इक्विपमेंट कितने मैटर करते हैं फिटनेस के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो उनको पता होना चाहिए कि बायोमैकेनिक्स क्यों होना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो और जो रियल लीडर के पास है। तो ये मुझे हर इंडिया के कोने कोने में फैलाना है, ताकि हर किसी को सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो। तो आपने जो बायोमैकेनिक्स जी। वर्ड यूज़ किया, तो बायोमैकेनिक्स काफ़ी लोग यूज़ करते हैं वर्ड, तो आप समझा सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है यस, बायोमैकेनिक्स? अभी बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी कोई जिम में कोई मशीन है, जैसे आप हैक स्क्वाट ले लो, अभी उसका 45 डिग्री एंगल परफेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो एथलीट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं जिम में, अगर वो एक्सरसाइज करते टाइम अगर उनका प्रॉपर एंगल नहीं मिलेगा तो उनके नी इंजरीज के चांसेस बहुत होते हैं। तो हर जिम में अलग अलग ब्रांड्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनका बायोमैकेनिक्स में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो रियल लीडर की यही खासियत है, उनके बायोमैकेनिक्स बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि उनका जो ऑटोमेशन लेवल है एकदम हाई है, तो उनके मशीन जो होते हैं एकदम सुपीरियर होते हैं। तो इसलिए बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो आई थिंक आपने 2008 में 2007 में स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, और अभी 2022 है, तो काफ़ी सारा बॉडी बिल्डिंग जो सेक्टर है, फील्ड है, वो काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्म हुआ है। यस यस। तो आप कैसे देखते हो कि ये क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, और आपके इंसाइट्स क्या है उसके रिगार्डिंग? अभी उस वक्त सोशल मीडिया बहुत कम था, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। कभी काफ़ी कम लोगों के पास कंप्यूटर होता था, इंटरनेट, तो जिसके पास होता था वो यूज़ करता था, उसके सोशल मीडिया पे देखते थे बॉडी बिल्डिंग क्या है, बट उनको प्रॉपर्ली पता नहीं था, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी चीज़ों की कमी है। जैसे इक्विपमेंट, अगर देखा जाए वो टाइम पे लोकल इक्विपमेंट पे सब बॉडी बिल्डिंग करते थे। अभी जो अलग अलग ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, जैसे रियल लीडर है, वो सुपीरियर इक्विपमेंट ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा ब्रांड है। तो उसकी वजह से अभी बॉडी बिल्डिंग ईजी हो रहा है। वो टाइम पे इतना ईजी नहीं था, क्योंकि वो टाइम पे 2-3 मशीन होते थे हर एक मसल्स के। अभी एक मसल्स के लिए 7-8 वेरिएशन वाले मशीन्स होते हैं, तो उसमें मसल डेवलपमेंट ईजी होता है। तो इसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग थोड़ा ग्रो हो रहा है, और बॉडी बिल्डर भी ग्रो हो रहे हैं। और देखा जाए तो वो टाइम पे कॉम्पिटिशन्स बहुत कम होते थे, तो अभी कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा है, कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा हो गए हैं। तो लोगों में बहुत इजीली स्प्रेड हो रहा है बॉडी बिल्डिंग। और जो कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें कैश अवार्ड भी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से हर कोई बॉडी बिल्डर अच्छे से एक्सपेंसेस करके बॉडी को डेवलप करके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है वो टाइम पे बॉडी बिल्डिंग और अभी का बॉडी बिल्डिंग। आई थिंक अभी प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी है, यस। काफ़ी सारे बॉडी Yes. बिल्डिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। तो बॉडी बिल्डिंग ये एक मेंटल स्पोर्ट भी है जितना कि फिजिकल स्पोर्ट है। Yes. तो ये मेंटल एजिलिटी के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आप कुछ अलग स्पेशल कुछ करते हो? मैं हर चीज़ जो आउटसाइड में जो चीज़ें होती है, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कोई चीज़ें होती है, तो मैं अवॉइड करता हूँ, खुद को आइसोलेट रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मेडिटेशन फोकस वाला गेम है। अगर थोड़ा भी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट होने चालू होते हैं। जैसे कोई प्रोग्रेस होती है, वो प्रोग्रेस स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। और कॉन्टेस्ट प्रेप होता है, तो हर चीज़ में फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी वक्त कोई फ़ोन आया तो उसमें कुछ हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो उससे फोकस थोड़ा हट सकता है, तो इसके लिए मैं ये सब चीज़ें अवॉइड करता हूँ। और मोस्टली क्या होता है, जब फैमिली में कोई मैटर हो गया, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गया, तो मेरी फैमिली वो मुझे बताती थी, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इसको ये पता चल गया तो इसका फोकस हट जाएगा, इसका ध्यान किधर और चले जाएगा। तो मेरी फैमिली भी उसके लिए बहुत सपोर्ट करती तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके डैड का ऑपरेशन चल रहा था और यू हैड अ कंपटीशन, Yes. तो आपको वो प्रिपरेशन करना था, तो वो आप बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ, काफ़ी साल की पहले की बात है। मेरे डैड का ऑपरेशन था, मतलब वहाँ पे वो ग्लैंड में नेक पे ग्लैंड था और हेड पे ग्लैंड था, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो ऑपरेशन थोड़ा बड़ा था, काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो उस वक्त हम सब फैमिली डैड के साथ थे ऑपरेशन में। तो उनका जब ऑपरेशन चला था, 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, तो कंपटीशन के लिए 1-2 महीने बचे थे। और मेरे दिमाग में यही चला था कि प्रिपरेशन भी करना और यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो मेरी फैमिली ने मुझे उस वक्त सब बहुत सपोर्ट किया, कि मेरी मॉम ने बोला कि तुम जाके कंपटीशन की प्रिपरेशन करो, अभी यहाँ पे हम लोग सब है, हम लोग हैंडल कर लेंगे, तुम्हें यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, तुम जाके एक्सरसाइज करो।
तो वो टाइम पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला था। तो मैं 1 महीना अपने प्रिपरेशन में था और डैड हॉस्पिटल में थे, जिन उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। तो और आफ्टर 1 मंथ बाद तो जो कंपटीशन मैंने जीता, तो उनको बहुत प्राउड लगा कि तुमने ये सब करके, मतलब फैमिली को सपोर्ट करके, सिचुएशन को हैंडल करके तुमने जीता है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में आती है, तो हमें बहुत फोकस रहना होता है और फैमिली सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अभी मतलब सो मच सक्सेस यू हैव अचीव्ड कि आपने एशिया ओवरऑल जीता, जी। ये प्रो कार्ड लिया, बट स्टिल यू आर सो हम्बल, यू आर स्टिल सो डाउन टू अर्थ। सो ये किसके वजह से आप मतलब ग्राउंडेड हो इतने? एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में रहती है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। तो हर चीज़ की वैल्यू है मुझे, तो इसलिए मेरा नेचर ऐसा ही है। हम्म। तो हमने सुना है कि यू आर वो नाउ आपका जो कोच है जी। तो हैनी हनी रैमबोर्ड, रैमबोर्ड, राइट? यस। तो ही इज़ अ ओलंपिया ओलंपिया मेकर, यस। ओलंपिया मेकर। यस, यस। तो उनके अंडर अभी कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपको, क्या चेंजेस है आपके? 2 साल हो गए मैं इवोजन न्यूट्रिशन, हैनी रैमबोर्ड का जो ब्रांड है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि इंडिया में से कोई एक एथलीट को मैं सिलेक्ट करके ओलंपिया के लिए प्रिपेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ फर्स्ट एथलीट। तो काफ़ी टाइम से हमारी बातें चल रही है, तो उनकी कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल में फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं वहाँ पे जाके उनके साथ ट्रेन कैसे करूँ। जब जाऊँगा तब काफ़ी चेंजेस होंगे, मुझे पता है। तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे जाके यस, वो कल्चर देखना, वो अलग लेवल का ट्रेनिंग यस, एक्सपीरियंस करना यस, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा डेफिनेटली। सो दैट इज़ वेरी गुड। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कौन सा कंपटीशन आप टारगेट कर रहे हो अभी, नेक्स्ट कंपटीशन? मेरा टारगेट है मिस्टर ओलंपिया। जो मेन थिंग होती है, प्रो कार्ड मैंने जीत लिया है। उसके बाद प्रो शोज खेलने हैं मुझे 2-3। तो उसमें सर्टन पॉइंट्स होते हैं, वो कलेक्ट करने के बाद ओलंपिया क्वालिफाई होते हैं। तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, प्रो शोज खेलने हैं, उसके बाद मिस्टर ओलंपिया मेरा मेन टारगेट है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट इमीडिएट कंपटीशन कुछ आपने दिमाग में है कि नहीं, ये फिलहाल मेरा कंपटीशन? ये प्लान है कि मैं कैलिफोर्निया जाके हैनी सर के साथ वर्कआउट रूटीन वर्कआउट सब फॉलो करूँ। तो उसमें मेरे बॉडी में और थोड़ा चेंजेस और ग्रो करनी है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कौन सा शो खेलना है। अच्छा, यस, तो कौन से भी कंपटीशन में एक पीक वीक का कॉन्सेप्ट होता है, यस, जहाँ पे वो एक जो हफ्ता होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, यस, एंड इट इज़ ऑल साइंस यस, कि राइट, आप राइट। कितना क्या करते हो, कैसे कैलिब्रेटेड तरीके से चीज़ें करते उसके हो। लिए बहुत बहुत बारीकी से ध्यान देना होता है। जैसे कार्ब्स कितने लोड करने हैं, कार्ब्स करने हैं या ज़ीरो रखने हैं, प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। और जब कॉन्टेस्ट काफ़ी नज़दीक होता है तो वाटर कंट्रोल, ये सब चीज़ें, वेट मेंटेन रखना होता है। क्योंकि हम लोग क्या वेट कैटेगरी में खेलते हैं, तो वो वेट में ही उतना बॉडी वेट होना चाहिए। तो मैं बिलो 90 केजी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मुझे 90 केजी के अंदर ही रहना है, उतना वाटर कंट्रोल करके, कार्ब्स कंट्रोल करके। तो वो चीज़ें एक हफ्ते के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग एज ए करियर परस्यू करना चाहते हैं, यस। तो उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? बॉडी बिल्डिंग अच्छा स्पोर्ट्स है, जैसे अलग अलग टाइप्स के स्पोर्ट्स है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम होने की वजह से सबके बस की बात नहीं है। बट एक बार आप उसमें उतर गए तो आपको जर्नी, वो पाथ वे मिलने लगता है। क्योंकि हर कोई सोचता है कि बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम होने की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं, जब मैंने शुरू की थी तब मेरी सैलरी 2500 थी। तो वो 2500 सैलरी में बॉडी बिल्डिंग कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे लोगों को लगता है। तो मैंने वो पॉसिबल किया, क्योंकि एक बार शुरू होना चाहिए, शुरू हो गया तो आपका पास रास्ता मिल जाता है। फिटनेस इंडस्ट्री लाखों ट्रेनर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है, यस। तो अपने ट्रेनर्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? अभी फिटनेस इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ट्रेनर्स के लिए। बट ट्रेनर्स से एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबको यही ओपिनियन है कि आप सर्टिफिकेशन करो, हर कोई उसमें नॉलेज अपग्रेड करो। अलग अलग टाइप्स के एक्सरसाइज होते हैं, हर चीज़ में एक्सपर्ट बनो। क्योंकि आप अगर फिट रहोगे तो आप खुद आपके क्लाइंट्स को फिट रख सकते हो। तो उनके लिए बहुत फोकस करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। और जो एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स है जी। उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या एडवाइस रहेगा? बॉडी बिल्डिंग इज़ बहुत डेडिकेशन और फोकस वाला गेम है, तो फोकस कभी हटना नहीं चाहिए। तो उसके लिए अभी जैसे मैं करता हूँ 365 डेज़, हर दिन डेली एक्सरसाइज, डेली जो शेड्यूल है वो फिक्स होता है। जैसे उसी तरह हर बॉडी बिल्डर को अपना शेड्यूल फिक्स रखना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से
कंसिस्टेंसी टूट जाती है और जो अपना फोकस है वो हट जाएगा और उनका जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है गुड ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके इजीली। ओके गुड आई थिंक बहुत बहुत थैंक यू आपने इतने अच्छे इनपुट्स दिए इट इज़ एंड इनटू वेलनेस द एंटायर टीम we are looking forward to work with you and to develop huge number of excellent products, outstanding products with you. I'm always with you. Thank you, sir. Thank you.